हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में आपको 40 एमसीक्यूज दिए गए हैं जिसका आपको आंसर देना था और उसके लिए आपको जो है कि 75 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए, हमने 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है और आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, अगर आपके यहाँ एनईपी का सिलेबस लागू है, एनईपी आपके यहाँ फॉलो हो रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को करके जाना है। या फिर आपको चाहे जितनी यूनिवर्सिटी के, चाहे वो सब्जेक्टिव चाहे वो ऑब्जेक्टिव, जो भी तरीके के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको वो करके जाना है। बेनिफिट क्या है, क्योंकि आप सबका सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम होने की वजह से क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम होते हैं और एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का वो सब जगह सेम होता है। तो इस तरीके से अगर आप 2-4 यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज कर लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के जो है सब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और हो सकता है कि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिले। सो इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है या आप लोगों से कह सकते हैं, आप लोगों को सजेशन है कि आप लोगों से जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो सके आप लोग फाइंड आउट करिए, सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप लेट्स स्टडी इंडिया पे आप उसे दे सकते हैं। हम उसे आप तक जो है कि पूरा डिस्कशन आप तक प्रोवाइड करेंगे। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म एंड टू प्रोड्यूस। जो टेरिडोफाइट्स होता है इसमें एक स्पोर जर्मिनेट होके कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्या पूछा गया है? इन टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म टू प्रोड्यूस। एक स्पोर जर्मिनेट होके क्या चीज बनाती है? पहला ऑप्शन है स्पोरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है स्पोरेंजियम, तीसरा ऑप्शन है प्रोथैलस, चौथा ऑप्शन है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या है? स्पोरोफाइट्स, स्पोरेंजियम, प्रोथैलस और माइक्रोस्पोरोफिल। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर नहीं देखते हैं, इसके पूरे जो है कि कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ताकि अगर आपसे कभी कुछ और क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि गैमेट्स फ्यूज करके क्या बनाते हैं या जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो सारे क्वेश्चन का भी आप आंसर दे पाए। तो हमने देखा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर 2 फेजेस होती हैं। टेरिडोफाइट्स में दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या होता है? गैमेटोफिटिक फेज होता है, दूसरा क्या होता है? स्पोरोफिटिक फेज होता है। दोनों क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। गैमेटोफिटिक फेज से किस चीज का फॉर्मेशन होता है? गैमेटोफिटिक जो फेज होती है इससे आगे चल के बनते हैं गैमेट्स, और वहीं पे स्पोरोफिटिक जो फेज होती है, मतलब गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? स्पोरोफिटिक फेज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि स्पोरोफिटिक फेज की मदर सेल होती है। ये स्पोरोफिटिक सेल्स आगे चल के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे ये आपसे पूछा गया है। अगर आप बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, तो अगर उसने क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन किया है कि वो जो ब्रायोफाइट्स है वो लिवरवर्ट्स है कि एंथोसिरोप्सिडा मतलब हॉर्नवर्ट्स है कि मॉसेस है, अगर वो ब्रायोफाइट जो है कि आपका लिवरवर्ट्स है या फिर हॉर्नवर्ट्स है, क्या है? लिवरवर्ट्स है या फिर हॉर्नवर्ट्स है, इसमें से कोई ग्रुप है, इसमें से कोई डिवीजन है, तो आप उसे क्या करेंगे? लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके आपका क्या बनाता है? स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है गैमेटोफाइट्स। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट्स। अगर वही क्वेश्चन में दिया रहे कि जो आपका ब्रायोफाइट है वो क्या है? मॉस है, तो वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाता है। प्रोटोनीमा आगे चल के क्या बनाती है? प्रोटोनीमा आगे चल के बनाती है क्या? गैमेटोफाइट्स। प्रोटोनीमा आगे चल के क्या बनाती है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट्स। उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है, जो कि हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि टेरिडोफाइट जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, तो जिस तरीके से मॉसेस में जर्मिनेशन के बाद एक जो है इंटरमीडिएट स्टेप बनता है जिसे हम लोग प्रोटोनीमा कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे थैलस बनने, गैमेटोफाइटिक थैलस बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोथैलस, और ये प्रोथैलस आगे चल के फिर डेवलप करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइटिक स्टेज बनाता है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज से डायरेक्ट
गैमेटोफाइटिक एज नहीं बनती है, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोथैलस। स्पोरोफाइट्स क्या है? स्पोरोफाइट्स मतलब कि जब हमारा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करता है, ये हमारा मेल गैमेट्स हो गया और हमारा ये फीमेल गैमेट्स हो गया, ये फ्यूज करता है तो यहाँ पे ये बनाता है जाइगोट। यहाँ पे ये क्या बनाता है? जाइगोट। ये जाइगोट जब डिवीजन, जाइगोट को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट्स की मदर सेल्स कहते हैं, इसी से स्पोरोफाइटिक कंडीशन का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे ही जाइगोट बनेगा, इसमें जो भी डिवीजन होगा, जो भी एम्ब्रियो बनेगा या जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे, वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं स्पोरोफाइटिक नेचर के। तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कहां से होता है? गैमेटिक फ्यूजन के बाद होता है, जबकि स्पोर जर्मिनेशन से आपका क्या बनता है? गैमेटोफाइट्स बनता है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के लोअर ग्रुप की, तो वहां पे डायरेक्ट गैमेटोफाइट्स बनते हैं। अगर वहीं पे हम लोग बात करें ब्रायोफाइट की मॉसल्स के बारे में, तो वहां पे बनते हैं क्या? प्रोटोनिमा बनता है पहला, उसके बाद गैमेटोफाइट्स बनता है। और अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहां पे पहले प्रोथैलस बनते हैं, उसके बाद ही वहां पे गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है स्पोरेंजियम, मतलब कि जहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोफिल जहां पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनवैलिड है और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोथैलस। प्रोथैलस ही वो स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट्स में स्पोर जर्मिनेशन के बाद फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से डिस्कस किया। अगर इस क्वेश्चन से क्वेश्चन मुझे फ्रेम करना हो तो मैं कम से कम 8-10 क्वेश्चन फ्रेम कर सकती हूँ, ये चीजें जो बोर्ड्स पे लिखी हुई हैं। तो आपको हर एक चीज को जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है, आपको नहीं पता, उसको आपको नोट डाउन करना है। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सारी चीजों को लिख के रखना है, ताकि पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने करेक्ट ऑप्शन देख लिया, आपने देखा कि वो क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। उस कॉन्सेप्ट को तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आपका पीवाईक्यू सॉल्व करना का ये सही तरीका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें से ही कौन सा, मतलब ये जो जीनस दिए गए हैं इसमें से कौन सा टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहलाता है? ठीक है, पहला दिया है लाइकोपोडियम टेरिस, दूसरा दिया है सिलेजिनेला साइलोटम, तीसरा दिया है सिलेजिनेला साल्विनिया और चौथा दिया है ड्रायोप्टेरिस एडिएंटम। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, ये जीनस का नाम है इसलिए ये कैपिटल में होना चाहिए, बट टाइपिंग की वजह से ये जो है स्मॉल में है। ये सारे जीनस के नेम है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होना चाहिए। पहले समझते हैं कि ये टर्म हेटेरोस्पोरस क्या है। अगर आपने चैनल पे बनी वो वीडियो जिसमें हमने हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिटेट्स के बारे में बात किया है, अगर वो देखा होगा तो आपको हेटेरोस्पोरस के बारे में पता होगा, या फिर आपने स्कूल वगैरह में अगर रेगुलर क्लासेस वगैरह ली होंगी, अटेंटिव रहे होंगे क्लास में, तो अभी आपको पता होगा। हेटेरो का मतलब और स्पोरस का मतलब होता क्या है। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास हेटेरोस्पोरस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है क्या? डिफरेंट। स्पोरस का मतलब होता है स्पोर। स्पोरस का मतलब होता है स्पोर। तो डिफरेंट स्पोर का क्या मतलब है? यहाँ पे डिफरेंट स्पोर इसलिए इसे कहा जाता है कि अभी तक हमने जो भी ग्रुप देखे थे, चाहे हमने बात की थी एल्गी के बारे में, चाहे हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स के बारे में, चाहे हमने बात की थी लोअर टेरिडोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में? लोअर टेरिडोफाइट्स के बारे में। वहां तक जो भी चीजें थी, मतलब जितने भी मेंबर थे, उनका जो स्पोर था उसे आप मॉर्फोलॉजिकली देख के नहीं बता सकते थे। जैसे मान लो कोई डायोसिस प्लांट है तो आप उसे मॉर्फोलॉजिकली देख के उसके स्पोर्स को नहीं बता सकते थे कि ये मेल स्पोर है कि फीमेल स्पोर है, ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो टेरिडोफाइट्स की कुछ जो एडवांस जीनस थी, कुछ 9 जीनस में ये रिपोर्टेड है, उसमें क्या देखा गया कि ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 2 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? 2 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं। 2 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनने का क्या मतलब कि जो छोटे साइज के स्पोर थे वो आगे चल के मेल स्पोर की तरह बिहेव कर रहे थे, और जो फीमेल स्पोर थी, मतलब कि जो बड़े साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वो आगे चल के फीमेल की तरह बिहेव कर रहे थे। जो स्मॉल साइज के स्पोर थे उन्हें हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। जो छोटे स्पोर्स थे उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जो बड़ी साइज के स्पोर है उसे कहते हैं मेगास्पोर्स। उसे क्या कहते हैं? मेगास्पोर्स। और ये मेगास्पोर्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनने की जो प्रक्रिया थी वो
टेरिडोफाइट्स में स्टार्ट हुई और यही प्रक्रिया आगे चल के सीड हैबिटेट का बेसिक बना, इसी से आगे चल के सीड बना, जिसकी वजह से प्लांट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा जो है कि कह सकते हैं कि ये ऐसे कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर जाती है। सीड के बेनिफिट्स इनको तब मिले क्योंकि इनके बाद सीड हैबिट की ओरिजिन टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो प्रॉपर स्टेब्लिश्ड हुई थी जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात की व्हाट इज द हेटेरोस्पोरी। अब आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा जीनस का ग्रुप है जो कि हेटेरोस्पोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तो 2 ग्रुप दिए हैं, मतलब 2 जीनस दिए हैं, ऐसे 9 जीनस हैं जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलेजिनेला और साल्विनिया। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको उस 9 जीनस का नाम याद है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ 9 जीनस के नेम, जिसमें आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइड्स, एजोला, स्टाइलिड्स, पियूलारिया और प्लेटिजोमा और जो है रिजेनेलिडियम। तो यहाँ पे ये जो 9 जनरास हैं इनके अंदर आपको हेटेरोस्पोरी विजिबल होगा, हेटेरोस्पोरी मतलब पढ़ा गया है, नोट किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद जो है इसको याद कर लेंगे। मान लीजिए इस ऑप्शन में जो है आपके पास सिलेजिनेला के साथ साल्विनिया दिया है, मे भी आपके एग्जाम में सिलेजिनेला के साथ आइसोइड्स दे दे या मार्सिलिया दे दे। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको वो 9 जनरास याद करके रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया फाउंड एमंग। यहाँ पे दिया है कि एक स्टेराइल जैकेट का मतलब क्या कि ऐसी सेल से बनी है जो कि फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में एज सच कोई इंपॉर्टेंस या एज सच कोई रोल नहीं दिखाती। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का। तो अ स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड एमंग। गैमेटेंजिया के चारों तरफ एक स्टेराइल जो जैकेट्स होती है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 2 इज लाइकेन, ऑप्शन नंबर 3 इज एल्गी, ऑप्शन नंबर 4 इज फंगी। ब्रायोफाइट्स, लाइकेन्स, एल्गी और फंगी, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको समझना है कि ये स्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन कौन से ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, उस हिसाब से आपको आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो पहली बार सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन आपको तब देखने को मिला था जब प्लांट ने लैंड हैबिटेट शो करना स्टार्ट किया था। जब प्लांट पानी के अंदर से आके बाहर धरती पे रहना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे लैंड पे उसके वाटर के इवेपोरेशन को रोकने के लिए वाटर की जो उसकी मतलब वाटर जो उसके बॉडी से अलग हो सकता था, उड़ सकता था, वेपराइजेशन हो सकता था, उसे ट्रांसपिरेशन हो कह सकते हैं, जिसे उसे रोकने के लिए क्या हुआ कि उसके जो सेक्स ऑर्गन थे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गर्म हवाओं से या किसी भी और चीज़ों से उसके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिससे लैंड हैबिटेट में पहले अडाप्ट करना स्टार्ट किया, जिसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एल्गी हो या लाइकेन्स हो या फंगस हो, इनके सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ आपको स्टेराइल जैकेट्स देखने को नहीं मिलेंगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट का। फर्स्ट टाइम स्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन अराउंड द गैमेटेंजिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ब्रायोफाइट्स के? कि यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले क्या बना था? एम्ब्रियो बना था। ये पहले प्लांट थे जो कि लैंड हैबिटेट के लिए अडेप्टेशन शो करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये सारी चीज़ें कभी भूलने वाली चीज़ें नहीं है। आप अगर एक बार सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट लगा के समझ लेते हैं तो फिर आपको बॉटनी से डरना या बॉटनी के कॉन्सेप्ट से या क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटनी में आपको जो टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म का कोई भी कॉन्सेप्ट, तो वो सारी चीज़ें बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है। मतलब कि एलगी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से फिर एंजियो। तो उस तरीके से क्या है कि कुछ कुछ एडवांसमेंट होते गए हैं। आपको पहले सारे ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स याद करके रखने हैं कि क्या इस ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स हैं, कैसे इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है,
कैसे इनमें जो है कि ये किस हैबिटेट में रहते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन कर रखी है, ये सारी चीज़ें अगर बेसिक आप समझ जाते हैं तो आपके सिलेबस में जो मेंबर्स दिए हैं उससे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके एग्जाम होने वाले होंगे, कुछ टाइम में आपके एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, विथ नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी आप अपने सिलेबस को हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसे हम लोग लेट्स स्टडी इंडिया कहते हैं, वहां पे आप लोग प्रोवाइड करिए। मैंने देखा कि जो एनईपी का सिलेबस मेरे पास है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं। आप लोग की डायरेक्ट क्यूरीज आ रही थी कि मैम आपने फ्यूनेरिया नहीं कराया है, मैम आपने टेरिडोफाइट्स में एक्विसिटम नहीं कराया है, साल्विनिया नहीं कराया है। तो सीरियसली मेरे पास जो एनईपी का क्वेश्चन पेपर था, मैंने जो डाउनलोड किया था, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई थी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने अपने साइड से ऐड ऑन किया है। तो आप लोग अगर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हमारे तक पहुंचा देंगे तो हम लोग भी उसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना और हम लोग जो यूनिट कंप्लीट करा रहे उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करा पाए। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हर टीचर हर मेंटर उसे एक बार देख ले। हर सब्जेक्ट का आपको सेंड करना है विथ नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो है कि हम लोग एक बार उसे देख लेंगे ताकि कोई भी टॉपिक वहां पे छूटे ना। सो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अदरवाइज हम लोग के पास जो सिलेबस अवेलेबल है हम उसी से आपको पढ़ाते रहेंगे, फिर आप पूछते रहिए कि मैम ये वाला टॉपिक क्यों नहीं करा रही, ये वाला टॉपिक क्यों नहीं करा रही। क्योंकि मुझे जब कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने एक्विसिटम नहीं कराया, सिलेजिनिला नहीं कराया, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स नहीं कराए, तो मुझे जनरली नहीं पता था कि ये टॉपिक्स मेंशन है। मैंने बच्चों से पूछा भी कि क्या ये टॉपिक मेंशन है, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया अपने उसका सिलेबस का। तो फिर उसके बाद आइडिया लगा कि हाँ ये चीज़ें सिलेबस में मेंशन है, बट वो जो हमारे पास एनईपी का सिलेबस उसमें मेंशन नहीं है। तो मे बी ऐसा कुछ हो कि ये कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ चीज़ें अपने पास ऐड ऑन की हो, तो वो सारी चीज़ों भी प्रॉब्लम ना फेस करे सारे बच्चों को, इसलिए आप लोग वो सेंड करिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है पोलन ग्रेन आर सैडेड एट। जो पोलन ग्रेन है ये सैड होते हैं, मतलब कि डिस्पर्स होते हैं 1 to 2 सेल कंडीशन, 2 to 3 सेल कंडीशन, 3 to 4 सेल कंडीशन या 4 सेल कंडीशन। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 to 2 सेल, 2 to 3 सेल्स, 3 to 4 सेल्स और 4 सेल्स कंडीशन। ऐसे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पोलन ग्रेन सेट होने के पहले जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था क्या, हमने जब पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी, उसको एक बार दिमाग में रिकैप करिए कि हमने क्या पढ़ा था, कि हमारे पास पहले पोलन ग्रेन कैसा था। हमारे पास इस तरीके से एक गोला सा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसके चारों तरफ हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, जिसके पास एक जगह पे जर्म पोर्स था, जिसे हम लोग कह रहे हैं जर्मपोर। ये है हमारे पास जर्मपोर। उसके बाद क्या है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं एक्साइन। ये हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं इंटाइन। उसके बाद हमारे पास इनर साइड में क्या प्रेजेंट है, इनर साइड में हमारे पास प्रेजेंट है इस तरीके से एक बड़ी सी सेल और एक बड़ा सा न्यूक्लियस और एक इस तरीके से छोटा सा न्यूक्लियस। इस तरीके से चीजें हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए दो डिफरेंट साइज की सेल्स बनती हैं। जो हमारे पास बड़ी सेल है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स ये सेल क्या करती है, जो पोर्स वगैरह बनते हैं, जो पोलन ट्यूब वगैरह बनती है, उसमें हेल्पफुल होती है, वो उसका फॉर्मेशन करती हैं। और दूसरा क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, सेल नहीं, इसे प्रॉपरली न्यूक्लियस कहा जाता है। तो जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब क्या है कि ये कंडीशन आपको क्या देखने को मिल रही है, तो एक सेल यहाँ प्रेजेंट है, दूसरी सेल यहाँ प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कहलाती है 2 सेल्ड कंडीशन। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से जो है कि पोलन ग्रेन होती है, ये इंटरनल लेयर, ये जो है इसकी एक्सटर्नल लेयर, एंटाइन एक्साइन। हम फिर से बस मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ हम चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स है वो तो एज इट इज रहती हैं, वेजिटेटिव सेल्स एज इट इज रहती हैं, लेकिन जनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड जाती हैं, मतलब ये डिवीजन करके 2 सेल्स बनाती हैं। मतलब इस सेल में क्या होता है, यहाँ पे होती है माइटोसिस,
जनरेटिव सेल्स में होती है माइटोसिस और यहाँ से एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी तक जो कंडीशन 2 सेल थी वो कंडीशन अब कहाँ हो चुकी है, ये फर्स्ट सेल्स, ये सेकंड सेल्स और ये थर्ड सेल्स। तो वो कंडीशन क्या हो गई है, थर्ड सेल्स कंडीशन हो गई है। तो जो कंडीशन हमारे पास 2 सेल्स थी वो कंडीशन 3 सेल हो चुकी है। तो ये दोनों जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में जो पोलन ग्रेन होती है वो सेट होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो पोलन ग्रेन के जो मोस्टली जो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे वो 2 सेल्स टू 3 सेल्स कंडीशन में ये सेट होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाता है, मतलब 2 सेल कंडीशन और 3 सेल कंडीशन में आपको इनका डिस्पर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है डबल फर्टिलाइजेशन इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उससे इनमें से किन चीज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या था। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जब मेल गैमेट्स आता है, क्या आता है, मेल पोलन ट्यूब, जब ये पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब, जब ये पोलन ट्यूब आता है तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स। क्या कहते हैं, मेल गैमेट। अब हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है, उसकी क्या कंडीशन, उसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो इस तरीके से था कुछ। यहाँ पे हमारे पास था एंटीपोडल सेल्स था। यहाँ पे हमारे पास था एग सेल्स के बगल बगल में सिनर्जिड्स थे और सेंटर में हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस था। क्या क्या चीजें थी, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास एग सेल के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेंगे सिनर्जिड सेल्स। ये आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये है आपके पास एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है कि ये जो मेल गैमेट्स है और ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये जब यहाँ पे मान लो कि ये आ चुका है हमारे फीमेल गैमेट्स के अंदर, ये आ चुका है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर और यहाँ पे इसके क्या है, 2 गैमेट्स हैं, ठीक है। अब एक गैमेट्स क्या होगा, ये वाले गैमेट से फ्यूज करेगा। ये वाला जो गैमेट्स है, मान लो इस वाले गैमेट से इसने फ्यूज किया और दूसरा ये वाला जो गैमेट्स है ये इसने इस वाले गैमेट से फ्यूज किया। तो इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, 2 बार गैमेटिक फ्यूजन होता है। इसलिए एंजियोस्पर्मिक का जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ड्यू क्यों, यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। किसका किसका, एक बार फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे बनती है जाइगोट। तो ये हो गया एक बार फर्टिलाइजेशन। दूसरी बार फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट के साथ साथ हमारे पास होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ से बनता है पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। ये आगे चल के क्या बनाती है, एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे 2 बार जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब हमारे पास ऑप्शन है सीड, फ्रूट, मेगास्पोर्स और एंडोस्पर्म्स। इसमें से किस चीज का फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। तो पहला है वर्ड सीड, दूसरा है फ्रूट, तीसरा है मेगास्पोर, चौथा एंडोस्पर्म। आपको पता होना चाहिए कि जो जाइगोट होता है, क्या होता है जाइगोट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि अभी हमें इरेज नहीं करना है। जो जाइगोट होता है वो आगे चल के डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और यही एम्ब्रियो आगे चल के किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाती है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट्स है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके पेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, वो आगे चल के एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे जो कि आपको करेक्ट फील हो रहे होंगे, करेक्ट आपको लग रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपका सीड और दूसरा ऑप्शन है आपका एंडोस्पर्म्स। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट।
लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसे एंडोस्पर्म माना जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का ही ऐसा जो है रिजल्ट होते हैं। अगर वो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड्स होते हैं तो अगर आपने सीड भी आंसर किया है तो बाय कॉन्सेप्ट ये भी सही है। मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी वालों ने क्या आंसर करेक्ट किया था, बट बाय कॉन्सेप्ट आपको दोनों आंसर सही हैं। बट मे बी आपके जो यूनिवर्सिटी का जो आंसर की रहा उसने एंडोस्पर्म दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक यूनिक फीचर्स है ब्रायोफाइट का। सीड का फॉर्मेशन तो जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। मुझे ऐसा सच कोई जो है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस आप सही कर सकते थे। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या आंसर दिया गया है वो मुझे नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आते हैं तो आप उसमें से सही आंसर को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When pollen tube enter the ovule through the integuments, the phenomena is known as। जब pollen tube, क्या pollen tube, when pollen tube enters the ovule, कहाँ पे एंटर करता है ovule में, थ्रो इंटेगुमेंट्स, किसके थ्रो, इंटेगुमेंट्स के थ्रो, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है। जब पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू इंटेगुमेंट्स, मतलब जो उसका आवरण होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए 3 तरीके होते हैं पोलन ट्यूब के जो है कि फीमेल गैमेटोफाइट्स में एंटर करने के, ओव्यूल में एंटर करने के। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई हमारे पास कोई फीमेल गैमेटोफाइट्स है, मतलब फीमेल का सेक्स ऑर्गन है जिसे हम लोग कहते हैं गाइनोशियम या कार्पल। ये हमारे पास कोई कार्पल है। इस कार्पल में ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल वाला रीजन है, लिख देते हैं एक बार। ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है आपका क्या, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जैसे हम लोग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय कहते हैं। अब इस अंडाशय में जैसे हम लोग ओवरी कह रहे हैं, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल। यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर एक फ्यूनिकल्स वाली डंडी लगी होती है, और इस डंडी के ऊपर इस तरीके से एक ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एक ओव्यूल का फॉर्मेशन मान लो हो गया। इस तरीके से यहाँ पे एक एंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड्स। तो ये मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कोई ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया, हालांकि ये ओव्यूल लग नहीं रहा है, बट जस्ट आप लोग समझ लीजिए। यहाँ वाला जो रीजन होता है इसे कहते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे होल टाइप का बना होता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर एंड। वहीं पे और जो है कि आपका ये हो गया माइक्रोपाइलर रीजन और ये हो गया चैलेजल एंड्स, और ये आपका जो कवरिंग है इसे कहते हैं इंटेगुमेंट्स। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटेगुमेंट्स। और यहाँ पे 2 लेयर होती है इंटेगुमेंट की, एक आउटर इंटेगुमेंट, दूसरा इनर इंटेगुमेंट्स। उसके बाद इनर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे होती है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में वही आपको अरेंजमेंट अगर हम पॉलीगोनम का देखें तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से 3 आपको एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगे। सेकंड में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, लास्ट में आपके पास एग सेल्स और सिनर्जिड सेल्स। ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करता है और वो कहाँ से एंटर करता है, वो एंटर करता है इंटेगुमेंट से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो पोलन ट्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोलन आया, उसने खुद को जर्मिनेट किया, इस तरीके से उसने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, उसने खुद को जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद वो इंटर कर रहा है एग सेल्स में बाय द इंटेगुमेंट्स, यहाँ के रास्ते वो इंटर कर रहा है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 2 मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स यहाँ, दूसरा यहाँ, जिससे ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आपको जो देखने को मिल रही है ये हो गई जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं मीजोगैमी। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, मीजोगैमी। अगर यहीं पे ये पोलन ट्यूब कहाँ से इंटर करता है, ये पोलन ट्यूब इंटर करता है यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसे हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोरोगैमी। और वहीं पे अगर ये इंटर करता है यहाँ से चैलेजल एंड से, तो इसे कहते हैं चैलेजोगैमी।
बात समझ में आ रही है कि पोरोगैमी तब कहेंगे जब पोलन ट्यूब एंटर करेगा कहां से, माइक्रोपाइलर रीजन से। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने वीडियो में बताया था। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करिए कि जब पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंटर करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मीजोगैमी। जब पोलन ट्यूब एंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से तो उसे कहते हैं पोरोगैमी। और वहीं पे जब हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है किससे, चैलेजल एंड से, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहा जाता है जो है कि चैलेजोगैमी। ठीक है, याद हो गया, लिख लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, कहाँ से एंटर करता है, क्या कंडीशन होती है, कैसे अरेंजमेंट होती है। तो उसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, वरना लास्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा है एनिमोफिली इज अ पॉलिनेटेड थ्रू। एनिमोफिली जो होती है उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। ये भी क्वेश्चन आप चाहे तो पैलिनोलॉजी से ले सकते हैं, चाहे ये एम्ब्रियोलॉजी में भी इंक्लूडेड हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है वाटर, दूसरा दिया है एयर, तीसरा दिया है एनिमल्स, चौथा दिया है एंड्स। तो मे भी आपके एग्जाम में जो है कि एनिमोफिली पूछा है। नेक्स्ट बार एग्जाम में पूछ दे कि जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एयर से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एनिमल से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, या जब एंड्स से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वाटर, अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोफिली। वहीं पे जब एयर से पॉलिनेशन होता है तो इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन किसी एनिमल से या किसी इंसेक्ट, आप कह सकते हैं यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो इंसेक्ट होगा, जब किसी इंसेक्ट से होता है जैसे हनी बी हो गया तो इसे कहते हैं एंटोमोफिली। इसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। यहाँ पे एनिमल ना रखे, आप इंसेक्ट वर्ड यूज करिए। जब किसी एंट से होता है तो इसे कहते हैं मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली। तो ये आपको चारों के मैंने बता दिए कि किससे जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं कि जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं भी अपने कॉलेज टाइम में करती थी, हमें मिस्टेकेंस ऐसा होता था कि एनिमो जहाँ देखा वहाँ हमें लगता था कि यहाँ पे क्या वर्ड होगा, यहाँ पे जो फिली होगी वो एनिमल से होगी, ऐसा हमको लगता था, क्योंकि यहाँ पे एनिमो वर्ड बहुत हद तक जो है कि सेम साउंड कर रहा है एनिमल से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब इंसेक्ट की बात होती है तो वहाँ पे एंटोमोफिली वर्ड होता है, और जहाँ पे एयर की बात होती है वहाँ पे एनिमोफिली वर्ड्स का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। आपको जितने भी तरीके से, चाहे वो बैट से हो रहा है जैसे चिटोरोफिली कहते हैं, बर्ड से हो रहा है ऑर्निथोफिली कहते हैं, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म आपको स्नेल वगैरह का मेलिसोफिली जैसे कहते हैं, तो वो सारी चीजें आप याद करके रखेंगे, चार्ट बना लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चंस एराइज होते हैं मोस्टली यहीं से होते हैं। वाटर हो गया, एयर हो गया, इंसेक्ट हो गया, एंड्स हो गया, और जो है कि बैट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, यहाँ से जो पॉलिनेशन का तरीका होता है यहीं से क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। मे बी आपके एग्जाम में किसी और का पूछ ले, लेकिन तरीका यही होगा, तो आप इससे भी कर लेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके यहाँ सब्जेक्टिव भी एग्जाम होता है या ऑब्जेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग के वीडियोस में साउंड क्वालिटी थोड़ी सी डल हो रही थी क्योंकि फैन चल रहा था, इसलिए आज मैंने फैन बंद करके लेक्चर रिकॉर्ड करने का ट्राई किया है, जिसकी वजह से फेस की यह हालत है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट क्या करें, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉट शोज सेकेंडरी थिकनेस ग्रोथ ऑफ स्टेम। इसमें से कौन सा ऐसा मोनोकॉट है जो कि सेकेंडरी थिकनेस को दिखाता है। आप सबको पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। सारे जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म्स की डाइकॉट्स में। एंजियोस्पर्म्स के डाइकॉट्स में, एंजियोस्पर्म्स के डाइकॉट्स में यह चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या, सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ में होता क्या है कि प्लांट अपने गर्थ में इंक्रीज करता है, मतलब एक साल पहले प्लांट ऐसा था तो नेक्स्ट ईयर उसने अपने गर्थ में इंक्रीज किया और इसकी जो है बाहर से जो डायमीटर देखने में आपको लगेगा वो इतनी हो गई, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ फीचर है डाइकॉट का, लेकिन कुछ मोनोकॉट भी बहुत अपने आप को सोचते हैं कि हम भी डाइकॉट्स हैं। कहा जाता है कि मोनोकॉट जो है वो मोर डेवलप है डाइकॉट से, तो कुछ फीचर्स तो रिजेंबल करेंगे ही। तो कुछ ऐसे डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रेसिना, दूसरा ऑप्शन है नाइकेंथस, तीसरा ऑप्शन है बिग्नोनिया, चौथा ऑप्शन है जिया। जिया मेज मतलब क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेज के बारे में, मक्का के बारे में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें आपको एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं? एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो तीनों ग्रुप है, चाहे वो बिग्नोनिया हो, नाइकेंथस हो, ड्रेसिना हो, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ को। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब, एनामोलस का मतलब होता है एबनॉर्मल। क्या होता है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ये रिप्रेजेंट करते हैं, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब यहाँ पे हो गया कि जो नॉर्मल बेसिक फंक्शन है, जो नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उससे कुछ हट के, उससे कुछ अलग तरीके की ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं। ड्रेसिना में क्या होता है? ड्रेसिना ही वो ऐसा मोनोकॉट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा मोनोकॉट है जिसके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी बात क्या है? नाइकेंथस। नाइकेंथस में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे आपको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या? ये मैं से इरेज कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, आप सबको पता है कि वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टीलियर सिस्टम के अंदर। अगर ये हमारे पास एक डाइकॉट का स्टेम है, मान लो थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ करते हैं, वी हैव लेस स्पेस देयर, फिर भी हम देखते हैं ये वाला जो बड़ा वाला जो सबसे बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स का ग्रुप होता है इसे हम लोग कह देते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो एक और लेयर होती है इसे कहते हैं एंडोडर्मिस, क्योंकि ये अंदर वाली डर्मिस है, इसे कह देते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस की और अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक और लेयर देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं पेरिसाइकल। मे बी आपको विजिबल ना हो बट एक बार देखते हैं, इसे कहते हैं क्या? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको पैचेस देखने को मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम के। बाहर के साइड में क्या होता है? फ्लोएम होता है, उसके अंदर के साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको जाइलम देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पैचेस होते हैं जो वेस्कुलर बंडल के पैचेस होते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है ये कॉर्टेक्स में आ जाता है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। ये एक नॉर्मल एबनॉर्मल तरीके का वेस्कुलर सिस्टम है या वेस्कुलर बंडल है। आप हमारे यहाँ एक फ्लावर होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस में होती है, नाइट में खिलता है, उसको कहते हैं अपराजिता उसे कहते हैं, या फिर परिजात उसे कहते हैं, परिजात। उसका काढ़ा वगैरह भी बुखार उखार में यूज करते हैं, जिससे गठिया वगैरह होता है उसमें उसकी पत्तियों को बॉईल करके पीते हैं। तो वो वाला जो प्लांट है उसे आप अगर कट करके देखेंगे तो आपको उसको ऐसे आपको वो एक चौकोर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसके लास्ट वाले रीजन में आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। ये है निक्टेंथस। निक्टेंथस को नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्या? जो है कि परिजात। ठीक है। बिग्नोनिया क्या है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? फरो और ग्रूव का। यहाँ पे बन जाता है फरो एंड ग्रूव।
यहाँ पे फरो एंड ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है। फरो एंड ग्रूव क्या होता है कि एक गड्ढे और उभार जैसे संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैम्बियम होती है इसकी जो सेल डिवीजन करने की नॉर्मल कैपेसिटी होती है कि ये अंदर के साइड में जाइलम बनाती है, बाहर के साइड में फ्लोएम बनाती है। नंबर ऑफ जाइलम सेल ज्यादा बनाती है एज कंपेयर टू फ्लोएम सेल। लेकिन यहाँ पे बिग्नोनिया में ये थोड़ा सा डिसबैलेंस तरीके से फंक्शन करती है और उसकी वजह से ग्रूव मतलब उभार और गड्ढे की जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रूव एंड फरो। तो ये है क्या, ये है आपको दिया गया है जो क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आता है ड्रेसिना। ड्रेसिना ही एक ऐसा जो है कि मोनोकॉट्स आपको इस ऑप्शन में दिया गया है जो कि मोनोकॉट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। नाइकेंथस में क्या होता है, ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट करते हैं। बिग्नोनिया में फरो एंड ग्रूव का फॉर्मेशन होता है और जिया में मक्का तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है वेस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, आपने अगर मैथ्स की बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो एक सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं उसका डायामीटर, और जो उसका हाफ एरिया होता है जो यहाँ से यहाँ तक की जो रीजन होती है उसे कहते हैं इसका रेडियस। आर से रिप्रेजेंट जैसे हिंदी में त्रिज्या और व्यास कहते हैं, डायमीटर को व्यास कहते हैं और जो है कि आपकी रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वही वाली चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कि ऐसा वेस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पे मान लो कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो। यहाँ पे मान लो फ्लोएम जाइलम है, यहाँ पे मान लो फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है जो कि सेम रेडियस से प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल और कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉन्सेंट्रिक, रेडियल, ओपन और कोलेटरल। समझते हैं सबका मतलब। तो पहले जो इजी है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। अगर वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट है, मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास जाइलम और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास फ्लोएम। ये है हमारे पास जाइलम और ये है हमारे पास फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में कोई आ जाता है, कौन आ जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाती है कैम्बियम की रिंग, इनके बीच में आ जाती है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये हो जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या हो जाता है, ओपन वेस्कुलर बंडल। इधर लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है। ये हो जाता है हमारे पास ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर यहीं पे जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अटैच होते पर वहां पे कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती तो उसे कहते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ओपन वेस्कुलर बंडल होती है यही शो करती है, इसमें देखने को मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। जो ओपन वेस्कुलर बंडल होती है यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वहीं पे जो क्लोज होती है जहाँ पे कैम्बियम ही नहीं प्रेजेंट रहेगा तो वो क्लोज कही जाती है और वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफी ज्यादा ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो डायमीटर में ग्रोथ हो, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो, चाहे सेकेंडरी ग्रोथ हो, मतलब चाहे वो पैसे से ग्रो करे, चाहे अपनी मेंटालिटी अपने फिजिकल हेल्थ से ग्रो करे। जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर जो है कि कोई स्पेस नहीं बना के रखा है, कोई प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कोई स्पेस नहीं बनाया, कोई वहां पे कैम्बियम की रिंग नहीं बना के रखी है, तो वो लोग लाइफ में ना तो बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, ना तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो पाती, मतलब कि वो पतले से उनकी जो है स्टेम रह जाती है और वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट में क्या है, रेडियल। एक और ये वाला भी देखते हैं, रेडियल का मतलब क्या होता है। रेडियल का मतलब ये होता है कि जब आप रूट का देखेंगे फिगर, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जब आप देखेंगे रूट का फिगर तो रूट के जब आप स्टेम मतलब कि रूट को जब आप कट करेंगे, टीएस आप उसका कट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्लोएम की पैचेज अगर यहाँ प्रेजेंट है तो जाइलम की पैचेस यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या होती हैं, ये डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होती हैं, या कह सकते हैं कि इन रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो रेडियल वेस्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम होती है ये अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होती है। किसमें, अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होती है। एक बार जाइलम, दूसरी बार फ्लोएम, फिर यहाँ पे जो है कि फिर यहाँ पे आपको जाइलम देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। इस तरीके से अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, 2 वर्ड समझ में आ गया, ओपन और रेडियल।
अब हमारे पास दो वर्ड बचते हैं, कॉन्सेंट्रिक और कोलेट्रल। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में क्या देखने को मिलता है? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके पास वैस्कुलर सिस्टम है, मैंने फिगर ऐड किया, मैं आपको एक बार वहां से दिखाती हूँ। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर दिखा रहा है, ये है जो है कि रेडियल वैस्कुलर बंडल का। किसका है? रेडियल वैस्कुलर बंडल का। रेडियल के बाद एक जो वैस्कुलर बंडल होता है, इसमें दो टाइप से हमने बांटा है, एक है कॉन्सेंट्रिक, दूसरा है क्या? कोलेट्रल। कॉन्सेंट्रिक में आपको क्या देखने को मिल रहा है? चाहे तो जाइलम अंदर की ओर रहेगा, इसके दोनों साइड में आपको क्या होगा? वैस्कुलर जो है कि फ्लोएम देखने को मिलेगा, मतलब चारों तरीके से वो उसको कवर करके रखेगा। जैसे कि अगर आप इसे इस तरीके से ना देखिए, इसे गोले के फॉर्म में देखिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको क्या देखने को लगेगा कि अगर हम बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो पहले हमारे पास क्या आता है? हमारे पास पहले जो है कि फ्लोएम आता है, उसके बाद फिर ये कलर यहाँ पे शायद प्रॉपरली विजिबल नहीं है, पहले हमारे पास फ्लोएम आता है, फिर हमारे पास जाइलम आता है, और फिर जब हम और अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोएम आता है। तो मतलब कि हमारे पास जो सेंटर में चाहे जाइलम प्रेजेंट होगा चाहे फ्लोएम प्रेजेंट होगा, उसको दोनों तरफ से कवर की रहेंगी नेक्स्ट वाली वैस्कुलर सिस्टम। तो ऐसे को कहते हैं कि कॉन्सेंट्रिक कोई सेंटर में है, या कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक कौन सेंटर में है। तो अगर जाइलम सेंटर में है तो उसे कहते हैं एम्फिक, जो है कि जाइलम सेंटर में तो उसे कहते हैं एम्फिक्राइबल, और अगर जो है कि आपका फ्लोएम सेंटर में है तो उसे कहते हैं एम्फीवेशल। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से वैस्कुलर बंडल है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में आप क्या देखते हैं कि जब हम बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो पहले यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं जाइलम की पैचेस। यहाँ पे हमको मान लो कि जाइलम की पैचेस देखने को मिल रही हैं, जाइलम की पैचेस देखने को मिल रही हैं। अब इन जाइलम की पैचेस के बाद आपको नेक्स्ट पैचेस जो देखने को मिल रही है वो है आपके पास फ्लोएम की पैचेस। ये है आपके पास क्या? फ्लोएम की पैचेस। उसके बाद नेक्स्ट में आपको फिर से देखने को मिल रही है जाइलम की पैचेस। तो यहाँ पे क्या है कि ये सेंटर में हो चुका है और ये दोनों ने इसको कवर कर रखा है। जब फ्लोएम ने दोनों साइड से कवर कर रखा है जाइलम को, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? एम्फी वेसल। और जब यहाँ पे अगर सेंटर में जाइलम रहता है, बगल बगल में जाइलम रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्फिक्राइबल। तो ये हो गया किसके बारे में? कॉन्सेंट्रिक के बारे में। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि कौन सेंटर में है, कोई एक सेंटर में रहेगा, उसको दोनों साइड से उसको जो है पेरिफेरी से भी और सेंट्रल साइड से दूसरी वाली जो वैस्कुलर सिस्टम होगी, अगर जाइलम सेंटर में है तो फ्लोएम कवर किया रहेगा, अगर फ्लोएम सेंटर में है तो जाइलम कवर किया रहेगा। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। दूसरी बात क्या है? कोलेट्रल, जिसे हम लोग कहते हैं कंजॉइंट या कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। तो कंजॉइंट और कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास सेम रेडियाई पे जो है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। कौन से रेडियाई पे? सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसके बीच में आपको कैम्बियम स्ट्रिप दिखाई देता है तो इसे कहते हैं कोलेट्रल ओपन, अगर कैम्बियम स्प्लिट नहीं दिखाई देता तो इसे कहते हैं कोलेट्रल क्लोज, और अगर यहीं पे दोनों साइड में आपको क्या जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम देखने को मिलता है तो इसे कहते हैं बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल जो वैस्कुलर बंडल है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पता है किसका? कुकुरबिटेसी फैमिली का, जहाँ पे कोहड़ा वगैरह था, इसलिए कोहड़े वगैरह की साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे जो फ्लोएम होते हैं, मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो दो लेयर से होता है, दो प्रकार की, दो जो है कि एक जाइलम के इस साइड में, जाइलम के उस साइड भी। यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि जो आपका कंजॉइंट्स है उसमें क्या होगा कि जाइलम बाहर की साइड, अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, उसके बाहर की साइड फ्लोएम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है। तो इस प्रकार का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है इसे कहते हैं कंजॉइंट्स या फिर कोलेट्रल। आपने पढ़ा होगा कि कंजॉइंट्स एंड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में तीन तरीके होते हैं। एक होता है ओपन कंजॉइंट कोलेट्रल, दूसरा होता है क्लोज कंजॉइंट कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, तीसरा होता है मतलब कि बाइकोलेट्रल कंजॉइंट कोलेट्रल जो है वैस्कुलर सिस्टम। तो इस तरीके से क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है। नेक्स्ट में है, ये थ्योरी पे दिया गया है, मतलब आपको अगर याद है कि साइंटिस्ट ने ये काम किया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करें अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्ट जो है कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह है या फिर आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे नागेली जो थे, सारे जो साइंटिस्ट हैं ये रिलेटेड है किससे? एनाटॉमी से। नागेली जो थे इन्होंने दिया था एपिकल सेल थ्योरी, इन्होंने दिया था एपिकल सेल थ्योरी। वहीं पे जो क्लोब्स थे इन्होंने दिया था क्विसेंट जो है सेंटर थ्योरी। क्या दिया था इन्होंने? क्विसेंट सेंटर थ्योरी।
एस्मिट ने दिया था, जो है एस्मिट ने दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, और आपके हेंस्टीन ने दिया था, आपका जो क्वेश्चन है, हिस्टोजन थ्योरी। तो ये सारे साइंटिस्ट ने दिया था कौन सी थ्योरी, इन सारे के हिसाब से ये बताया था इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी में कि प्लांट का जो ओरिजिन होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो परमानेंट सेल्स होती है, मतलब जो वेस्कुलर सेल्स होती हैं, या जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, उनका फॉर्मेशन सेल के कौन से पार्ट्स, मतलब प्लांट में जब ओरिजिन होती है, जब प्लांट डेवलप करता है तो कौन से पार्ट से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इसके लिए इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसमें से नागेली जी ने एपिकल सेल थ्योरी दिया था, क्लोप्स ने क्यूशेंट सेंटर थ्योरी दिया था, सेस्मिट ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था, और हेंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी दिया था। तो मे भी आपके एग्जाम में मतलब इस एग्जाम में हिस्टोजन थ्योरी दिया था, आपके एग्जाम में कोई और साइंटिस्ट का नाम दे के या कोई और जो है कि थ्योरी के बारे में पूछ ले तो आपको ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर आर मॉडिफाइड सूट इन विच। फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड सूट है, क्यों, या फिर इसमें कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये मॉडिफाइड सूट्स होते हैं। पहला दिया है नोट्स और कंडेंस, जो इनके नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। दूसरा क्या है, नोट्स एलोंगेट हो जाते हैं इसलिए मॉडिफाइड सूट है। तीसरा क्या है, इंटरनोट्स और कंडेंस, इंटरनोट कंडेंस हो जाते हैं। चौथा क्या है, इंटरनोट्स और एलोंगेटेड, इंटरनोट्स क्या होते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं, इसलिए ये आपके कंडेंस हैं। ये 4 ऑप्शन दिया है, समझते हैं कि करके कि फ्लावर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। फ्लावर होते हैं मॉडिफाइड सूट या मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड सूट या मॉडिफाइड स्टेम अगर कह सकते हैं। स्टेम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है नोट्स और इंटरनोट्स, नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होना स्टेम का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और यहाँ पे जो इंटरनोट्स होते हैं, यहाँ से लेटरल चीज़ों का निकलना, चाहे लीफ का चाहे ब्रांचेस का निकलना, यहीं से होता है। इंटरनोट से कुछ नहीं होता, नोट से ही हमेशा लेटरल चीज़ें बनती हैं। आपने कभी इस तरीके से किया होगा, हमारे पास यहाँ पे कोई पेज नहीं है, आपने कभी क्या होगा, पेज को ऐसे रोल किया होगा और उसको फिर ऐसे सेंटर से जो है उसका जो एकदम एंड वाला पार्ट होगा, लास्ट वाला, उसको ऐसे ऊपर किया होगा तो वो एक टेलीफोन जैसा, मतलब कि एक ऐसा क्या कह सकते हैं उसे, एक बिल्डिंग जैसा बन जाता है। ऐसे सब लोग खींच देते थे, फिर ऐसे बाहर कर देते तो अंदर चला जाता था। बचपन में खिलौना भी आता था, उसे सेट करके ऐसे खींचना आता था, वो बड़ा जाता था, फिर ऊपर से जब ऐसे दबा देते तो छोटा जाता था। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इस इंटरनोट की हाइट को कम कर दें, अगर इस इंटरनोट की हाइट को कम कर दिया जाए तो ये जो इतने डिस्टेंस पे चीज़ें हैं वो इतने पास पास प्रेजेंट हो जाएंगी, इतने पास पास प्रेजेंट हो जाएंगी। मतलब कि इंटरनोट्स को अगर हम लोग कंडेंस कर दें तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। और हमारे फ्लैट्स में क्या होते हैं, 4 रोल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। और उनमें क्या होता है, कैलिक्स में अपनी सेपल्स होती हैं, और जो है सेपल्स, पेटल्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। सेपल्स, पेटल्स, उसके बाद स्टेमन का और जो है कार्पस, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, बहुत पास पास ये होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल स्टेम होती है इसकी इंटरनोड्स बहुत कंडेंस हो जाती हैं, इसकी इंटरनोड्स क्या होती हैं, बहुत कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है, और ये जो हाइट कम हो जाती है ये हाइट रिप्रेजेंट करती है फ्लावर के मॉडिफिकेशन को। तो यहाँ पे नोड कभी कंडेंस नहीं होता, क्योंकि नोड तो बेचारा खुद ही इतना पतला सा, तो ये क्या ही कंडेंस होगा। तो ना तो नोड एलोंगेट होता है, ना तो नोड कंडेंस होता है। कंडेंस क्या होता है, इंटरनोड्स कंडेंस होता है और आपका जो है फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। तो आप कह सकते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड्स, क्योंकि इंटरनोड्स अगर कंडेंस हो जाएंगे तो जो नोड्स वाला रीजन होगा जहां से सेपल्स, पेटल्स और जो है कि आपके स्टेमन और कार्पल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, वो बहुत पास पास आ जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां से वो निकलेंगे तो एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि जो आपकी सेपल्स होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, ये भी एक प्रकार की लीफ होती हैं। जब हमने लीफ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कॉटिलिडनस लीफ पढ़ा था, फोलियोज लीफ पढ़ा था, स्केली लीफ पढ़ा था, इस तरीके से हमने बहुत अलग अलग तरीके के लीफ पढ़े थे। तो वहां पे एक हमने रिप्रोडक्टिव लीफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि ये सेपल, पेटल्स, एंडोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो भी एक प्रकार के मॉडिफाइड लीफ होते हैं, और ये लीफ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कंडेंस इंटरनोड्स के ऊपर होता है। तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि फ्लावर्स एक्चुअल में होते क्या है। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन बनाना द इन्फ्लोरेसेंसेस। ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है और इन्फ्लोरेसेंस वाले से। तो ऑप्शन आपको दिया है कि जो बनाना होती है इसकी इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है।
पहला है आपको दिया है कैपिटुलम, दूसरा दिया है स्पैडिक्स, तीसरा दिया है वर्टिसिलास्टर, चौथा दिया है स्पाइक्स। तो ये जो चारों आपको ऑप्शन दिए हैं, अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं दे सकते। हमने पढ़ा था, मतलब अभी तो हमने जो है कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस नहीं ली है इन्फ्लोरेसेंस पे, पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला हमने पढ़ना है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा हमें पढ़ना है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, तीसरा हमें पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो टिप की सेल्स होती हैं वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होती और ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती रहती है, मतलब कि ये कंटिन्यूअसली क्या होती हैं, ग्रोइंग टिप होती है। और अगर इसमें क्या होता है कि जो नीचे की फ्लावर होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे इनका जो है हाइट, इनकी जो है ये यंग रहते हैं, ये इमेच्योर रहते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। तो ये हो गया रेसिमोस। इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रोथ का तरीका है इसे कहते हैं एक्रोपिटल, मतलब आगे की तरफ अभी ग्रोथ हो रही है। वहीं पे साइमोस में हम क्या देखते हैं कि साइमोस में जो टिप की सेल्स होती है, जो टिप का फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद यहाँ से जो स्टेम होती है, इस स्टेम में जो फ्लावर लगे होते हैं ये इससे थोड़ा सा कम मैच्योर होते हैं, और नीचे हम आते हैं तो फ्लावर्स और कम मैच्योर होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं फ्लावर्स इमैच्योर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो इन्फ्लोरेसेंस इसे कहते हैं साइमोस, और ये जो ग्रोथ का तरीका है इसे कहते हैं बेसीपेटल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेसीपेटल इन्फ्लोरेसेंस। तो क्या हो गया, एक्रोपिटल्स और बेसीपेटल्स। बेसीपेटल्स के बाद एक अलग तरीके का जो है कि आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लोरेसेंस, उसे हम लोग रखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और ये एग्जाम्पल जो दिए हैं कैपिटुलम, स्पैडिक्स, वर्टिसिलास्टर और जो है स्पाइक, ये सारे जो है आते हैं कहाँ पे, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। कैपिटुलम आपने देखा होगा सनफ्लावर में, या फिर एस्टरेशिया फैमिली के जो भी मेंबर हैं, जैसे आप लोग जो लगाते हैं ठंडी में जीनिया वगैरह लगाते हैं या गेंदा वगैरह जो होता है, वो सारे कैपिटुलम का ही एक एग्जांपल है। कैपिटुलम में 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, एक रे फ्लोरेट होता है, एक डिस्क फ्लोरेट होता है। आप जो सनफ्लावर्स देखते हैं वो लगता होगा कि आपको एक फ्लावर है, बट वो एक फ्लावर नहीं होता है। जो आपको बाहर वाला दिखता है येलो पार्ट्स, वो एक डिफरेंट फ्लावर होता है, और अंदर जो सीड बनते हैं, जो आपको ब्लैक दिखता है, वो जितने आपको ब्लैक यूनिट दिखते हैं वो सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब 1000 ऑफ फ्लावर का ये ग्रुप होता है। तो ये हो गया कैपिटुलम। स्पैडिक्स क्या होता है, यही एक प्रकार का जो बनाना होता है, इसमें स्पैडिक्स ही देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एक बड़ी सी डंडी होती है, उस पे जो है फ्लावर्स अरेंज होते हैं। आप अगर बनाने की आपने फ्लावर देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो आप जो एक बार किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी पेडंकल होती है, डंडल होती है। इस डंडल के तरफ जो है कि ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, और इसके ऊपर एक ऐसी पत्ती जो है इसकी कवरिंग होती है। फिर इस रीजन इधर साइड से आप देखेंगे कि ऐसे कवरिंग लगी रहेगी, और यहाँ पे ऐसे होगा। अगर आपने फ्लावर नहीं देखा होगा तो केले की घाड़ तो देखी होगी, मतलब जो पूरा पूजा वगैरह होती है तो पूरा घार खरीद के आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बार जो है फ्लावर जो है फ्रूट इस साइड पे लगे होते हैं, फिर नेक्स्ट रीजन पे लगे होते हैं, फिर इस तरीके से अल्टरनेट वे में लगे होते हैं। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक कहलाता है। वर्टिसिलास्टर आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा बेसिल प्लांट्स में, जैसे तुलसी वगैरह में, और स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता है कि स्पाइक्स कहाँ पे देखने को मिलता है, बट आप देख सकते हैं। लेकिन आपको तीनों का पता है, मुझे स्पैडिक्स का, कैपिटुलम का, वर्टिसिलास्टर का, स्पाइक का भी टच नहीं हो रहा है कि किसमें हमने देखा है। तो इस तरीके से ये है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बनाना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लीफ विदाउट पेटियोल इज। अ लीफ विदाउट पेटियोल, पेटियोल हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास स्टेम होता है, स्टेम से जब लीफ के साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। लीफ में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है हमारे पास लीफ बेस। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, लीफ बेस। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है पेटियोल। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है पेटियोल, और तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है लीफ लैमिना, या जिसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। लीफ बेस क्या, जहां से ये इससे अटैच्ड होता है, और ये क्या है, ये है आपका जो लंबा वाला जिसमें एक डंडी जैसे दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। और यही पेटियोल आगे की तरफ बढ़ता है मिडरीब के फॉर्म में।
जो कि वेंस को मतलब लीफ को फूड वगैरह ट्रांसफ़र करता है। तो हमको ये पूछा है कि अगर किसी लीफ में ये ना प्रेजेंट हो, ये पेटियोल एब्सेंट हो, तो ऐसी लीफ को हम लोग क्या कहते हैं। जब हमने लीफ के बारे में क्लास ली थी तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर कोई लीफ इस तरीके से प्रेजेंट है, डायरेक्ट स्टेम पे प्रेजेंट है, तो ऐसी लीफ को हम लोग कहते हैं सेसाइल लीफ। सेसाइल मतलब स्थिर होता है। अगर आपने जूलॉजी वगैरह में भी जो एनिमल्स मूव नहीं करते उन्हें कहते हैं कि ये सेसाइल एनिमल्स हैं। सेसाइल का मतलब होता है स्थिर। अगर ये स्थिर है इसका मतलब क्या कि अगर ये डंडी पे है तो हवा चलेगी तो प्रॉपर हिलेंगे, लेकिन जो सेसाइल है उनकी मूवमेंट कम होगी या वो इतनी ज़्यादा स्पीड से हिलेंगे नहीं, तो इसे कहते हैं सेसाइल। फ्लैट्स भी होते हैं, कुछ फ्लैट्स कहा जाता है कि पेडंकल जो होती है उस पर डायरेक्ट लगे होते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट लगे होते हैं, तो ऐसे फ्लैट्स को हम लोग कहते हैं कि ये सेसाइल फ्लैट्स हैं। तो जहाँ पे भी कोई ऐसी डंडी जो से अटैच करती है वो डंडी एब्सेंट होती है तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये सेसाइल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि लीफ में अगर पेटियोल एब्सेंट होगा तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये सेसाइल लीफ है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंजर प्लांट हैज एन अंडरग्राउंड स्टेम विच इज। जिंजर प्लांट जो होता है, जो अदरक होता है, उसके पास एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मॉर्फोलॉजी से दिया है। यहाँ पे वो क्वेश्चन जो लिया गया है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से लिया गया है। हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के लिए 3 तरीके देखे थे, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ा था। पहले बार हमने देखा था कि जो है कि इसको कहते थे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। सेकंड में हमने देखा था सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यहाँ पे स्टेम होना चाहिए। थर्ड में हमने देखा था एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो हमने जब अंडरग्राउंड देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था ट्यूबर्स, राइजोम्स, बल्ब्स और कॉम्स। ये हमने देखे थे ट्यूबर, राइजोम्स, बल्ब्स और कॉम्स। ट्यूबर्स में हमने देखा था कि ट्यूबर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या था। ट्यूबर्स में हमने देखा था कि जो पोटैटो है वो ट्यूबर्स का एग्जाम्पल है। वो क्या है? ट्यूबर्स का एग्जाम्पल है। ओनियन या गार्लिक जो था, ओनियन या गार्लिक जो था, लहसुन या प्याज जो होती है, वो किसकी एग्जाम्पल थी? वो बल्ब का ऑप्शन एग्जाम्पल था। कॉर्न में हमने देखा था सैफ्रॉन के बारे में कि जो सैफ्रॉन की जो कह सकते हैं सैपलिंग्स होती है या उसके जो कंद होते हैं वो कॉर्न्स होते हैं। राइजोम्स में हमने देखा था कि जिंजर देखा था और हमने देखा था टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक। आपके घर में अगर हल्दी का बस पाउडर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हल्दी क्या होती है। वो जैसे आप अदरक देखते हैं कि इसमें नोट्स और इंटरनोट डिफरेंशिएट होते हैं, उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अदरक जैसी ही उसकी पत्तियां कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैसी नहीं होती। बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसकी, बहुत स्मूथ होती हैं और बहुत अच्छी लगती है। उसके फ्लावर्स की फ्रेगनेंस बिल्कुल हल्दी जैसी लगती है और वो मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो जिंजर जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। जिंजर क्या है? जो जिंजर का पार्ट आप यूज़ करते हैं अदरक में, चाय वगैरह में या मसालों में, वो क्या होता है? वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कैसे पता कि ये अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है? क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है यहाँ पे प्रेजेंट होता है नोट्स और इंटरनोट्स। क्या प्रेजेंट होता है? नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं। और नोट्स और इंटरनोट्स जो फीचर है वो फीचर्स है स्टेम का। तो अगर नोट्स और इंटरनोट्स पाया जा रहा है इसका मतलब ये स्टेम का फीचर्स है, तो ये प्रेजेंट करता है कि ये क्या है? ये स्टेम है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि जिंजर का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, यहाँ पे कह दिया है कि जिंजर का जो हम लोग पार्ट यूज करते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है। वो क्या है? राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर्स है, कॉम्स है। तो टर्मरिक और जो है कि जिंजर जो है वो राइजोम का है। अगर बल्ब पूछा होता तो ओनियन और गार्लिक का एग्जाम्पल दिया होता, ट्यूबर दिया होता तो पोटैटो का एग्जाम्पल दिया होता, कॉम दिया होता तो सैफ्रॉन का एग्जाम्पल है। ये फेमस एग्जाम्पल है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम के साथ यूज किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो आता है कि जो जिंजर होता है वो एक प्रकार का अंडरग्राउंड राइजोम होता है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है न्यूमेटोफोर्स आर मॉडिफाइड फॉर। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो किसके लिए मॉडिफाइड्स होते हैं? अब न्यूमेटोफोर्स होते क्या है, एक बार पहले इसको देखते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। कौन सी एरिया में ग्रो करते हैं?
मार्सी एरिया में। अब मार्सी एरिया में ग्रो करने का क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है? मार्सी एरिया की जो सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये कोई नदी का तलहटी वगैरह होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हेलोफाइट्स, ऐसे प्लांट को कहते हैं हेलोफाइट्स, क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई होती है। क्या हाई होती है? सैलिनिटी बहुत हाई होती है। सैलिनिटी हाई होने की वजह से यहाँ का जो वाटर होता है या यहाँ की जो सॉइल होती है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। नीचे का साइन मतलब कि कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। ऊपर का साइन मतलब कि वो ज़्यादा होता है, ये आपको बेसिक पता होगा। तो ऐसी जगहों पे ये प्लांट ग्रो करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। क्या? इसकी जो रूट्स होती हैं, क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। इनकी जो रूट होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है रेस्पिरेशन के लिए। कैसे करती हैं ये रेस्पिरेशन? मैंने बताया ना कि ये ऐसी एरिया में रहती है जहाँ पे रूट को ऑक्सीजन बहुत हार्डली मिल पाता था। तो ये क्या करते हैं कि मान लो हमने एक ऐसा प्लांट ड्रॉ कर लिया जो कि मार्सी एरिया में ग्रो कर रहा है। इस तरीके से एक प्लांट ड्रॉ किया जो कि मार्सी एरिया में ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे पूरा जो है वाटर भरा है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। सब प्लांट्स के रूट्स बेचारे एकदम रो रहे हैं, बेचारे सब बहुत सैड है और रो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट क्या करेगा? प्लांट को खुद को तो सर्वाइव कराना था, और हमेशा सर्वाइवल उसी का होता है जो एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को स्टैंड कर पाता है। फेवरेबल कंडीशन में तो कोई भी स्टैंड कर सकता है, कोई भी सर्वाइव कर सकता है। बेस्ट वही होता है या फिर वही उस समय जो कि एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। जैसे कि आपके घर में लाइट है, फैन है, टीवी है, इंटरनेट है, बुक्स है, नोट्स है, तब तो आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन पढ़ना मुश्किल तब होता है, या पढ़ना का कह सकते हैं कि असली मेहनत तब होती है जब आपके पास ये सर्वाइवल ना भी हो, ये सारे रिसोर्सेज ना भी हो, फिर भी आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाओ। आपके पास कोई कोचिंग जाने का जगह नहीं है, आपके पास कोई ऐसी कोचिंग नहीं है आपके एरिया में, आपके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आपके पास इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है कि फैक्टर्स होती हैं। तो आप नहीं जा सकते ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, आप सिर्फ कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी अच्छे मार्क्स गेन करना एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स है, कॉलेज के नोट्स हैं, आपके कोई घर में पढ़ा रहा है, आपके पास ट्यूशन टीचर है, आपके पास कोचिंग जा रहे हैं, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, तो आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उन सारे रिसोर्सेज ना होने के बाद भी आप बहुत कुछ अच्छा कर ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी बात होती है। ये सच में जो कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए जो फाइट करते हैं उसमें से चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से नॉर्मल जगह पे तो हर प्लांट सर्वाइव कर लेता है। जिसने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया उसने अपना आधिपत्य जमा लिया, यहाँ पे और कोई प्लांट है जाते हैं, इन्हीं के स्पीसीज, इन्हीं के जीन्स आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने का पूरा ट्राई किया, और लास्ट में जाके इन्होंने कुछ ऐसे एडेप्टेशन दिखा जिसकी वजह से यहाँ सर्वाइव कर पाए। तो ये रूट्स करते क्या हैं? ये रूट्स जो हैं पॉजिटिव टू जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके रूट्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं फोर्स। और न्यूमेटो का मतलब होता है रिस्पायरेशन, या रिस्पायरेशन से वर्ड्स रिलेटेड, फोर्स का मतलब होता है पोर्स। तो न्यूमेटो पोर्स किसके लिए जो है मॉडिफाइड्स होते हैं? रिस्पायरेशन के लिए। हमारे पास हेलोफाइट प्लांट होते हैं जिनके रूट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये क्या करते हैं? ये फीचर्स शो करते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाते हैं फोटोट्रोपिज्म के लिए, मतलब लाइट की तरफ वो ग्रो करते हैं फोटोट्रोपिज्म के लिए। उसके साथ ये निगेटिव हो जाते हैं, जियोट्रोपिज्म के लिए, मतलब अर्थ की ओर नहीं ग्रो करते, निगेटिव हो जाते हैं जियोट्रोपिज्म के लिए। और वहीं पे ये निगेटिव हो जाते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब वाटर के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है उसे छोड़ के ये डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो ऐसे रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स का, इनका मॉडिफिकेशन था जो कि रेस्पिरेशन में प्लांट को हेल्प करता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडिस हैज, जो रेडिस होती है इनके पास क्या होती है? इनके जो रूट्स होते हैं उन्हें कैसे प्रकार का रूट्स कहते हैं? रूट्स की जब हमने मॉडिफिकेशन देखी थी तो हमने दो तरीके के मॉडिफिकेशन देखे थे। पहला हमने देखा था रूट के मॉडिफिकेशन में, जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, कि जो हमारे पास टैप रूट है उनकी मॉडिफिकेशन हमने देखी थी, जिनका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। और दूसरी हमने एडवेंटिशियस जो रूट होती हैं, एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं, ऐसे रूट्स की मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था।
हमारे पास कैसे रूट्स थे, टैप रूट्स थे और एडवेंटिशियस रूट्स थे। टैप रूट्स क्या होते हैं, ऐसे रूट्स जिनका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, ऐसे रूट जिनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है। और एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब कि अदर देन रेडिकल से, अदर देन रेडिकल से जिनका फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो रेडिकल्स से जो रूट्स बनते हैं वही एग्जांपल यहाँ पे दिया है, नेपिफॉर्म, कोनिकल्स, फ्यूजिफॉर्म, ट्यूबरस। नेपिफॉर्म जो रूट्स होते हैं ये आपको टर्निप पे देखने को मिलते हैं, सलजम वगैरह में देखने को मिलते हैं। कोनिकल रूट जो होते हैं ये आपको, क्या ही लिखती हो तुम, जो कोनिकल रूट्स होते हैं वो कैरेट में देखने को मिलते हैं, मतलब गाजर में देखने को मिलते हैं। जो फ्यूजिफॉर्म रूट्स होते हैं ये आपको रेडिस में देखने को मिलते हैं। और आपका जो ट्यूबरस रूट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो भले ही इसको पोटैटो कहते हैं लेकिन ये मॉडिफिकेशन है किसका, स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट जो है वो शायद एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे ही हम लोग इतना ही देखते हैं, इसमें आप लोग याद कर लीजिए ट्यूबरस रूट शायद स्वीट पोटैटो होता है बट वो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। तो ये क्या है, टर्निप जो है वो नेपिफॉर्म होता है, कैरेट जो होता है कोनिकल होता है, फ्यूजिफॉर्म जो रूट्स होता है वो रेडिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, उन्हें ऐसे कौन से ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। पहला जो ग्रुप दिया है वो दिया है एल्गी, दूसरा दिया है ब्रायोफाइट्स, तीसरा दिया है फंगी, चौथा दिया है, जस्ट वेट फॉर मिनट, तीसरा दिया है फंगी और चौथा दिया है टेरिडोफाइट्स। तो 4 आपको एग्जांपल दिए गए हैं, उसमें आपसे पूछा है कि कौन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर इलैबोरेट करने की जरूरत पड़ी तो बहुत आप लोग की पिटाई होगी, क्योंकि मैंने जितनी बार अगर एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स की बात आई है तो मैंने आपको हर बार बताया है कि ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स हम लोग क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर। जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो कौन से ग्रुप को कहा जाता है। वेस्कुलर का मतलब क्या है, जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो। वेस्कुलर का मतलब है कि जिनके पास जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो, जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट। अब दूसरा टर्म दिया है क्रिप्टोग्राम्स, दूसरा टर्म क्या दिया है, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है कि जिनके सेक्स ऑर्गन नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, ऐसे ग्रुप को कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का जो मेंबर ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में पहली बार वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, लेकिन अभी भी इनके सेक्स ऑर्गन जो है नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, इसलिए इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को कहते हैं ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, मतलब नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो ये सब वर्ड्स आप याद रखेंगे कि जो थोड़ा सा मतलब कि उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले जिनको नेम दिए गए वो हमेशा याद रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी, थोड़ी क्या बहुत लंबी हो गई होगी आपको 20 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए 20 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम हमने इस वीडियो में लेक्चर में कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगर आपको इस तरीके से डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इतना इलेबोरेशन आपके लिए इनफ है या मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया करूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में करके देख सकते हैं। आपको बस जो है कि आपके ऑप्शंस करेक्ट मिलते जाएंगे, आपको मिला लेना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट सेकंड में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को इसी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।